प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस भाग में हम अर्धवार्षिक परीक्षा के एक मॉडल प्रश्न पत्र की चर्चा करेंगे। आपका प्रश्न पत्र कुल 2.5 घंटे का होता है, जिसमें 70 अंक लिखित परीक्षा के लिए होते हैं, जबकि 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दिए जाते हैं। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में बटा होता है, खंड अ और खंड ब। खंड अ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, जिनके सही उत्तर को चयन करके आपको OMR शीट पर रंग कर उत्तर देना होता है, जबकि खंड ब वर्णनात्मक होता है और इसका उत्तर आपको अपनी दी गई उत्तर पुस्तिका पर लिखना होता है। सभी के अंक उनके सामने अंकित हैं। तो आइए खंड अ की शुरुआत करें। 20 प्रश्न हैं, प्रत्येक 1 अंक के। इसका सही विकल्प चुनकर आपको OMR शीट पर रंग कर उत्तर देना है। हिंदी गद्य का जन्मदाता कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। हम शीघ्रता से बात करेंगे, जिससे कम समय में आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकें। गोदान उपन्यास के लेखक हैं, यानी गोदान उपन्यास को किसने लिखा? तो सही उत्तर है प्रेमचंद। गोदान प्रेमचंद की रचना है। बूढ़ा भगत पात्र है, यानी बूढ़ा भगत किस रचना का पात्र है? तो आपने एक कहानी पढ़ी होगी, मंत्र कहानी का है, और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं, यानी ब्राह्मण पत्रिका का संपादन दिए गए विकल्पों में से किसने किया है? तो सही उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र। हिंदी का स्वर्ण युग कहलाता है, यानी हिंदी के किस युग को स्वर्ण युग कहते हैं? तो सही उत्तर है भक्तकाल। श्री रामचरितमानस की भाषा है, यहाँ ध्यान रखिएगा, जब हिंदी और अवधी दोनों रहे तो वहाँ आपको अवधी चुनना है। अगर अवधी नहीं है तो हिंदी भी चुन सकते हैं, क्योंकि हिंदी की एक बोली है, लेकिन रामचरितमानस की भाषा के लिए आपको हमेशा ये विकल्प मिलेगा, तो आपको हमेशा चुनना है अवधी। ये रचना किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी का महाकाव्य है। कृष्ण भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, यानी कृष्ण भक्त शाखा में सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है? तो सही उत्तर है सूरदास। इसी तरह से राम भक्त शाखा के गोस्वामी तुलसीदास, ज्ञान मार्गी शाखा के संत कबीरदास और प्रेम मार्गी शाखा के मलिक मोहम्मद जायसी प्रतिनिधि कवि हैं। युद्धों का सजीव चित्रण विशेषता है, यानी किस काल की विशेषता है? यह सही उत्तर है आदिकाल की, क्योंकि आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है और इसमें युद्धों का सजीव चित्रण मिलता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, यानी रस के अस्थायी भाव। 9 रस होते हैं, उनके अस्थायी भाव होते हैं, तो श्रृंगार का स्थायी भाव रति होता है। सोरठा छंद में चरणों की कुल संख्या होती है, यानी सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं? तो इसका सही उत्तर है 4 चरण होते हैं, चाहे सोरठा हो, चाहे दोहा हो, चाहे चौपाई हो। तो कई छंद 4 चरण के होते हैं, कुछ 6 के और कुछ 8 के भी होते हैं, लेकिन जो प्रश्न है उसके अनुसार आपका विकल्प भी सही होगा। चारुचंद्र की चंचल किरणें पंक्ति में अलंकार है, यानी यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तो च वर्ण की क्रम से आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास होगा। माता पिता के बीच में कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? तो इनमें से सही उत्तर होगा योजक चिन्ह। हिमालय का संधि विच्छेद होगा, तो सही उत्तर होगा हिमधन आलय। रमाधन ईसह का संधि शब्द होगा, यानी इसमें कौन सा शब्द बनेगा? तो रमाधन ईसह से बनेगा रमेशह। ध्यान रखिएगा, यहाँ विसर्ग नहीं है, यहाँ विसर्ग है। जब यहाँ विसर्ग लगा है तो आपको वही चुनना है, इसलिए यहाँ बी सही होगा, न कि ए सही होगा, जबकि दोनों में रमेश लिखा हुआ है, लेकिन सही होगा ये, क्योंकि यहाँ रमेशह है। आजन्म का समास विग्रह होगा, तो यहाँ सही उत्तर होगा आधन जन्म, यानी जन्म पर्यंत। राम शब्द का तृतीय एक वचन में रूप होगा, यानी राम का रूप आपको तैयार करना है। आपको पाठ्यक्रम में जो रूप बताए गए हैं उन रूपों को आपको तैयार कर लेना है।
यहाँ सही उत्तर होगा रामेण, तृतीय एकवचन। गम धात लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप होता है, तो गम धात का जो लट लकार होता है उसका बहुवचन में रूप होता है गच्छन्ति, इसलिए यहां पर सही हो जाएगा डी। गेहूं का तत्सम रूप होगा, तो गेहूं का तत्सम रूप होता है गोधूम। रात का विलोम शब्द होगा, तो रात का विलोम शब्द दिन। नेत्र नयन चक्षु आदि कहलाते हैं, यानी इन्हें क्या कहा जाता है, तो सही उत्तर है सी, पर्यायवाची शब्द। इस तरह से आप इन्हें चुनेंगे और इसके सही विकल्प को OMR शीट में रंग कर उत्तर देंगे। अब आइए खंड बी की बात करें। जो खंड ब है ये 50 अंकों का है और यहाँ पर दिए गए प्रश्नों का आपको उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखना है। तो पहला जो प्रश्न है उसमें 2 गद्यांश दिए जाएंगे, किसी एक को चुनना है और उसके नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक 2 अंक के हैं, इसलिए 6 अंक का प्रश्न है। जैसे यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते तथा भूगोलवेत्ता होते तो किसी देश के जलबात का वर्णन करते। इतना देखकर ही आप समझ गए होंगे कि प्रताप नारायण मिश्र की बात से लिया गया है। प्रश्न 3 होंगे, जैसे उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और फिर तीसरा एक प्रश्न और इस पर दिया रहेगा, जैसे यहाँ है मुख्य 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ आपका रेखांकित अंश है, यदि हम वैध होते से लेकर प्रयोजन नहीं है। अथवा में दूसरा आपके सामने है, मोटर चली गई बूढ़ा कई मिनट तक खड़ा रहा। तो आप जो देख रहे हैं ये मंत्र कहानी का है, लेकिन हम एक उत्तर आपको दिखा रहे हैं कि लिखना कैसे है। तो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1, फिर संकेत लिखेंगे यदि हम, यानी शुरू के 1-2 शब्द और अंतिम के 1-2 शब्द रहती है। फिर उत्तर 1 सीधे सीधे, आपको बार बार प्रश्नोत्तर संख्या 1, 2, 3, 4 ऐसा नहीं करना है। प्रस्तुत सारगर्भित गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के अंतर्गत बात पाठ से लिया गया है। इसके लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। आप चाहें तो यहाँ संदर्भ हेडिंग डाल करके तब लिखें। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, तो यहाँ रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग भी डालेंगे और तब लिखना शुरू करेंगे। लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी कहते हैं कि जिसका जो स्वभाव होता है वह वैसी ही बात करता है। जैसे वैद्य किसी रोग, वैद्य माने चिकित्सक, तो वैद्य किसी रोग जैसे कफ या पित्त से संबंधित विषयों पर बात करेगा। यदि कोई भूगोल का जानकार होगा तो वह किसी देश की जलवायु पर बात करेगा। किंतु मेरा इन दोनों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं न तो वैद्य हूँ और न ही भूगोलवेत्ता। तीसरा प्रश्न था कि मुख्य 2 पर्यायवाची, तो इस तरह से लिख दें, मुख्य 2 पर्यायवाची शब्द हैं मुंह, आनंद आदि। जो दूसरा प्रश्न है इसमें 2 पद्यांश दिए जाएंगे और उनके नीचे 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक का आपको उत्तर देना होगा। 2-2 अंक के हैं, तो यह भी 6 अंक का प्रश्न है। जैसे जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माहे। 3 प्रश्न हैं। प्रस्तुत दोहे का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, अनेकार्थक शब्द हरि के 2 अर्थ लिखिए। इसमें अथवा में देखेंगे तो यहाँ चौंक उठी अपने विचार से कुछ दूरागत ध्वनि सुनती, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो कोई एक करना है तो हम आपको ऊपर वाले का लिख कर दिखा रहे हैं कैसे लिखना है। तो पहले लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 2, फिर संकेत जब मैं, यानी 1-2 शब्द डॉट डॉट कैसे निशान बनाइए और अंतिम शब्द लिख दीजिए 1-2। इससे पता चलता है कि आपने अथवा के पहले का किया है कि अथवा के बाद का। आपको प्रश्नोत्तर संख्या 2 का अथवा ऐसा नहीं लिखना है। फिर पहला उत्तर यानी संदर्भ आप हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत साखी शीर्षक कविता से अवतरित हैं। इसके रचयिता ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि संत कबीरदास जी हैं। पहली पंक्ति रेखांकित है, उसकी व्याख्या इस तरह से होगी। रेखांकित अंश की व्याख्या, संत कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे भीतर अहंकार था तब तक मुझे परमात्मा के दर्शन प्राप्त नहीं हुए, किंतु अब जब मैंने परमात्मा का दर्शन प्राप्त कर लिया है तो मेरे भीतर का संपूर्ण अहंकार नष्ट हो गया है। और अनेकार्थक शब्द हरि के 2 अर्थ हैं, विष्णु और बंदर, यानी हरि के ऐसे अर्थ जो आपस में पर्यायवाची न हो वो अनेकार्थी कहलाते हैं। तीसरा प्रश्न 2 खंडों में बटा है, खंड क और खंड ख। क में
तो संस्कृत के गद्यांश रहेंगे, किसी एक को चुनना है और संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना है। इसके लिए कुल 4 अंक निर्धारित हैं। सताम सज्जनानाम आचार्य सदाचारः, और नीचे अत्रैव ग्रामे पैतृक धनेन धर्मानः धर्मदास न्योसत, दोनों आपने देख लिया है। ऊपर की व्याख्या मैंने हिंदी अनुवाद हम दिखा रहे हैं आपको। प्रश्नोत्तर संख्या 3 का आप डालेंगे संकेत सताम से कुर्वंत, फिर संदर्भ प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत सदाचार पाठ से लिया गया है। फिर हेडिंग डालेंगे हिंदी अनुवाद। सज्जनों का आचरण ही सदाचार है। जो लोग सत्य ही विचारते हैं, सत्य ही बोलते हैं और सत्य का ही आचरण करते हैं, वे ही सज्जन होते हैं। सज्जन लोग जैसा आचरण करते हैं वैसा ही आचरण सदाचार होता है। सदाचार से ही सज्जन लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करते हैं। तीसरे का जो ख है उसमें 2 श्लोक होंगे, किसी एक को चुनेंगे और संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखेंगे, यह भी 4 अंक का। जैसे यतो यतः समीह से ततो नो अभयम कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम न अशुभ्य, या इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो, इसको देखकर ही आप समझ जाएंगे कि राम से संबंधित जो आपके यहाँ श्लोक दिए गए हैं उससे लिया गया है, पुरुषोत्तम रामा से। उत्तर इस तरह से लिखें। प्रश्नोत्तर संख्या 3 ख संकेत, यहाँ संकेत आप दूसरे का लिख दें, पहला यहाँ त्रुटि हो गई है, लेकिन हम तो इसी को दिखाएंगे, पहले वाले को ही। आप देख रहे हैं यतो यतः समीह से पशुभ्य, तो इसलिए इसी को हमने यहाँ लिया है। तो संकेत हो गया यतो यतः का पशुभ्य से। संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वंदना पाठ से अवतरित है। फिर हिंदी अनुवाद। हे परमात्मन, आप जिस से चाहते हो उस से हमें निर्भय कर दो, हमारी प्रजा का कल्याण करो और हमारे पशुओं को भी भय रहित कर दो। प्रश्न संख्या 4 एकांकी से संबंधित है और अर्धवार्षिक परीक्षा में 2 एकांकी आएंगी, लक्ष्मी का स्वागत और दीपदान। तो किसी एक का सारांश पूछा जाएगा और किसी एक का प्रमुख पाठ का चरिचित्रण। तो यहाँ पर हमने पहला लिया है दीपदान एकांकी का सारांश, तो इस तरह से हेडिंग डाल दें प्रश्नोत्तर संख्या 4, फिर दीपदान एकांकी का सारांश, फिर इसके बाद आपने तैयार किया होगा, इसको आप लिखते हुए चले जाएं, पूरा कर दें। प्रश्न संख्या 5 पर आइए। ये 2 खंडों में बटा है, खंड क और खंड ख। खंड क में लेखक परिचय है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय आप लिखेंगे और उनकी एक प्रमुख रचना पूछी जाएगी। अगर प्रमुख रचनाएं पूछी जाती हैं तो 2-3 लिखिएगा। इसके लिए कुल 4 अंक निर्धारित हैं, जैसे प्रेमचंद, प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, किसी एक को लेना है तो हमने पहला लिया है। प्रश्नोत्तर संख्या 5 का प्रेमचंद ऐसे हेडिंग डाल दें, फिर जीवन परिचय डाल के इनका पहले जीवन परिचय लिखें, या आपने इसे तैयार किया होगा। फिर रचनाएं में आप इस तरह से लिख दें, प्रेमचंद का रचना संसार अत्यंत विस्तृत है, उनकी एक प्रमुख रचना है गोदान, ये उपन्यास है। अगर इसके खंड ख की बात करें तो किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय लिखना है, उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का इन्होंने कहा है कि उल्लेख कीजिए। तो 2 रचना, एक रचना जैसा भी मिले, तो 4 अंक की। कबीर दास, मीराबाई, रहीम, ये 3 विकल्प हैं आपके सामने, तो हम पहला ले रहे हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 5 ख हेडिंग डाल दिया आपने कबीरदास, फिर जीवन परिचय डालिए, इनका जीवन परिचय पहले लिखिए। जीवन परिचय लिखने के बाद रचनाओं में कबीरदास की एकमात्र रचना बीजक है, जिसके मुख्य 3 भाग हैं, साखी, सबद्र, मैनी, ये लिखना है, क्योंकि इनकी 3 रचनाएं या 2 रचनाएं नहीं, एक ही रचना है जिसके 3 भाग हैं। प्रश्न संख्या जो आपका 6 आएगा वह पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखना होगा जो प्रश्न पत्र में न आया हो। तो कम से कम आप 3 याद करिएगा, ताकि 2 परीक्षा में आएंगे तो एक बच जाए, उसे आप लिख सकें। तो प्रश्नोत्तर संख्या 6 आपने डाल दिया, एक श्लोक लिख दिया, अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। प्रश्नोत्तर संख्या जो 7 है, इसमें आपके संस्कृत खंड से प्रश्न पूछे जाएंगे और किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में आपको उत्तर देना होगा। 4 अंक इसके लिए निर्धारित है, जैसे मनुष्याणाम भूषणम किमस्त, सर्वेषां जनानां प्रियः कः भवत्, रामदासः कुत्र निवसत्, रामः कस्मिन् वंशे उत्पन्नः आसीत्। तो उत्तर लिखने का तरीका,
आपने लिख दिया प्रश्नोत्तर संख्या 7। फिर पहला मनुष्याणाम भूषणम विनय अस्ति, दूसरा सर्वेषां जनानां प्रियः विनयशीलः जनः भवति। यानी कोई भी कर सकते हैं, पहला तीसरा, पहला चौथा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा, कोई भी आप कर सकते हैं। 2 लिखना है, 2 लिखिएगा। जो 8वां आपका प्रश्न है, ये मुहावरा लोकोक्ति से संबंधित है। किसी एक को चुनना है, उसका अर्थ और वाक्य प्रयोग करना है। 2 अंक का है। जैसे 9 2 11 होना, ना को चने चबाना, एक पंथ दो काज, नाच न जाने आंगन टेढ़ा आदि। उत्तर इस तरह से लिखें। प्रश्नोत्तर संख्या 8 डालिए, फिर हेडिंग डालिए मुहावरा और लिख दीजिए 9 2 11 होना, फिर अर्थ भाग जाना, फिर वाक्य प्रयोग पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। इस तरह से आपको करना है। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 4 अंक इसके लिए भी निर्धारित है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, वह पैर से लंगड़ा है, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, विनय मनुष्यों का आभूषण है। तो कोई 2 आप उत्तर यहाँ करें। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 9 डालें, फिर पहला रामः पुस्तकम पठत सह पादेन खंजः अस्ति। अब पहला तीसरा, दूसरा चौथा कोई भी लिख सकते हैं। 10वां और अंतिम प्रश्न है कि अस्वस्थ होने के कारण 2 दिन का अवकाश के लिए प्रधानाचार्य जी को एक पत्र लिखिए, अथवा छात्रवृत्ति हेतु प्रधानाचार्य जी को एक पत्र लिखिए, या शुल्क मुक्त हेतु प्रधानाचार्य जी को एक पत्र लिखिए। ज़्यादातर यह पूछा जाता है। तो उत्तर इस तरह से करना है आपको। प्रश्नोत्तर संख्या 10 डाल दीजिए, फिर सेवा में करके अपने श्रीमान प्रधानाचार्य जी करके विद्यालय का आपको नाम डालना है, फिर नीचे महोदय डालना है। अब महोदय डाल करके आप जो एप्लीकेशन तैयार किए हैं उसको लिखते हुए चले जाएंगे। नीचे दिनांक डाल देंगे बाएं तरफ, दूसरी तरफ आपका आज्ञाकारी शिष्य क ख ग नाम नहीं लिखना है। फिर कक्षा 9 अ ब स द जिसमें हो, अनुक्रमांक जो आपका हो 40 50 60 जो भी हो, ऐसा करके आप लिखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र को आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा और आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। हमारी शुभकामनाएं कि आपका प्रश्न पत्र अच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।